हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने YouTube चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मेरा फर्स्ट यूनिट था उसमें हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसके पहले मैंने क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं बच्चों कूलम्ब्स लॉ, ये चार्ज से रिलेटेड ही है। और यदि चार्ज से रिलेटेड है तो चार्ज की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, तब जो है आपको कूलम्ब्स लॉ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कोई भी जो कूलम्ब्स लॉ था वह हमारे चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। जो है 1785 में जो कूलम्ब्स थे उन्होंने टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से कोई जो स्फेरिकल चार्ज थे, वो स्फेरिकल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसके बारे में उन्होंने जो है जानकारी दी थी। उसके बारे में उन्होंने एक डिफिनीसन दिया था, एक लॉ दिया था। उस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों लॉ क्या था, कूलम्ब्स का लॉ जो था वह था कि यदि दो पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज है एक Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2, और यह कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, R डिस्टेंस पर रखे गए हैं बच्चों। ठीक है, तो Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो है वह एक फोर्स काम करता है। दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और यह दोनों चार्ज जो है कुछ डिस्टेंस R पर जो है रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसके कुछ पहले हम कंडीशंस बता दें कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ अप्लीकेबल है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि लिमिटेशन है, उसको पहले हम डिस्कस कर लें, फिर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ना बच्चों, कूलम्ब्स लॉ जो है वह पॉइंट चार्ज पर अप्लीकेबल है। इट इज़ अप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज। ठीक है, किस पर अप्लीकेबल है, इट इज़ अप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज पर, पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरी इसका लिमिटेशन क्या है कि जो चार्ज हम पॉइंट चार्ज ले रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए। पहला लिमिटेशन ये है कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा ये क्या लिमिटेशन है इसका कि वह जो पॉइंट चार्ज है वह कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। रेस्ट का मतलब कि यदि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, यदि ये मोशन करते रहेंगे तो उस पर जो है कूलम्ब्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, तीसरा जो इसका लिमिटेशन है कि जो ये दोनों चार्ज हैं, यह इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 10⁻18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम कितना नहीं होना चाहिए, 10⁻−15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वह 10⁻−15 मीटर से ज़्यादा हो और 10⁻18 मीटर से कम हो। मतलब कि ये दोनों जो चार्ज हैं वह इन दोनों डिस्टेंस के बीच में रखे हों, तब हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। ये तीन हमारे जो है प्राइमरी कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए। दोनों चार्ज जो होना चाहिए वह पॉइंट चार्ज होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, और 10⁻−15 मीटर और 10⁻18 मीटर के बीच में जो है ये दोनों चार्ज रखे होने चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए। 10⁻−15 मीटर से पीछे जो है कम पर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 10⁻−15 मीटर से कम डिस्टेंस पर यदि ये दोनों चार्ज रखे जाएंगे तो वहाँ पर जो है बच्चों वो न्यूक्लियर फोर्स जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कूलम्ब फोर्स है वह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है, क्या है, इसके बारे में हम जो है अपने पहली वीडियो में जो है बहुत अच्छे से बताए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देखें। अब आ जाते हैं लॉ के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between
force of attraction or repulsion between two charges, force of attraction or repulsion between two charges is, पहला नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे डायरेक्टली लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मैंने एक वीडियो में चर्चा किया था कि यदि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इधर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इधर वाली भी बढ़ेगी, मतलब LHS यदि बढ़ाएंगे तो RHS भी बढ़ेगा। इन्वर्सली का मतलब होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा घटे, तो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इस तरह से यदि हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू, जो है प्रोपोर्शनल हटाएंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो K है बच्चों, वेयर K क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वह होती है फॉर एयर के लिए, एयर में फ्री स्पेस में जब हम रखते हैं या तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। और एप्सिलॉन नॉट इतना, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ना, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपको याद, मतलब ये वैल्यू याद करनी है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में परमिटिविटी है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, बच्चों, वो होती है आपकी, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, यह होता है आपका 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और ये 4 है, इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा। और ये जो के होता है ना, यह मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि यदि के मीडियम पर डिपेंड करता है तो मीडियम के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज होगी। और के मीडियम पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू जो है ये अलग अलग होती है। जैसे जो ये फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होती है, ये इतनी है फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस में जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 है। ठीक है, इसी तरह परमिटिविटी की वैल्यू वाटर के लिए अलग होगी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हम जब निकालेंगे कंपैरिजन करके, तो हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। जब परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है मीडियम के लिए, तो जब अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, तो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो के की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अब जब के की वैल्यू अलग अलग आएगी बच्चों, तो एफ की वैल्यू भी तो अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
फिर से देखिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर। मीडियम के बदलने से एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदलने से के की वैल्यू बदलेगी, और के की वैल्यू बदलने से एफ की वैल्यू बदलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वह मीडियम डिपेंडेंट होता है। यानी दो चार्ज, ध्यान से समझिएगा कि यदि दो चार्ज एयर में हैं तो उनके बीच में जो है फोर्स अलग होगा, और जब ये दोनों चार्ज जो है वह किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं, सेम डिस्टेंस पर रखे हैं, सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पर, लेकिन मीडियम बदल दिया जाए तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यानी जो ये कूलाम्स लॉ है या तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यह मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब अच्छा, यदि ए के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है और ये पूरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो फोर्स जो होगा वह फोर्स की वैल्यू F = क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों? R²। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकाले? तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना है तो फोर्स को नीचे भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। तो Q1 Q2 क्या है? चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलाम। तो कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्या है? डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच का, तो मीटर में मेजर होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ F आएगा, एप्सिलॉन नॉट जब यहाँ जाएगा तो न्यूटन हो, तो कूलाम डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे करके इसकी यूनिट निकल गई। ये हमारा जो है फोर्स है। अब ये एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, यदि हम इसको दूसरे जगह रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए लिखा जाता है। किसी दूसरे मीडियम के लिए ये जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन लिखा जाता है, केवल नॉट नहीं लगता। तो परमिटिविटी इन अदर मीडियम, किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन होता है और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा ए या कूलाम्स लॉ का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, यदि इन दोनों चार्ज के बीच का यदि हम डिस्टेंस कम करते जाएं, ठीक है, डिस्टेंस कम करें, इनके बीच का जैसे डिस्टेंस हम कम कर दिए, तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यहाँ जो F है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। ठीक है, तो यदि हम जैसे फोर्स को जो है कम कर दिए, मतलब सॉरी, इसके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिए, यानी R की जगह R/2 कर दिए। ठीक है, तो ये जो F हो जाएगा, ये F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/2 का होल स्क्वायर होगा, और यदि आप ऐसे करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²/4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/R² हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि जो है फोर्स, यदि हम इसको आधा करेंगे तो फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यदि डिस्टेंस को आधा करते हैं दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स कितने टाइम बढ़ेगा? जो है यदि आधा कर दिए तो कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। तो फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो इसमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको करेंगे। ये बस जान जाइए कि यदि डिस्टेंस को घटाते हैं तो फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, और ये आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके बढ़ने से, आर के बढ़ने से, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घटता है, इन्वर्सली है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये नोट करिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, नोट करिए क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, इज मीडियम डिपेंडेंट। कैसा होता है बच्चों? मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? मतलब मीडियम के बदलने से जो है इसके बीच का जो फोर्स है वो बदलेगा। चार्ज सेम रहे, उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहे, यदि मीडियम बस चेंज कर दें, इनके बीच का जो मीडियम है चार्ज के बीच का, तो हमारा फोर्स बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या किस पर अप्लीकेबल है? केवल पॉइंट चार्ज पर। इट इज़ अप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज, इसको भी लिख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव होता है। इट इज़ अ कंजर्वेटिव। पहले तो लिख लीजिए कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे यदि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस तरह से ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन होगा। ठीक है, इस तरह से। या तो एक प्लस है एक माइनस है तो इसमें अट्रैक्शन होगा, ऐसे। तो जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वह लाइन ज्वाइनिंग के एलांग लगता है, एलांग दी लाइन ज्वाइनिंग।
इसका मतलब कि ये जो फोर्स होता है वह सेंट्रल फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज कैसा फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स बच्चों, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। अब सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोज फोर्सेस विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये दो चार्ज हैं, इसका एक पाथ मान लीजिए ये है और दूसरा पाथ यहाँ से यहाँ जाने का ये है, तीसरा पाथ यहाँ से यहाँ जाने का ये है। तो इस पाथ पर किया गया वर्क डन, इस पाथ पर यदि हम जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा किया गया वर्क डन, इस पाथ का वर्क डन और इस पाथ का वर्क डन, ये तीन पाथ हैं, सभी का वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यदि पाथ पर डिपेंड नहीं करता मतलब कि इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो यदि इसका वर्क डन यदि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यदि हम इस यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालें, इस रूट से वर्क डन निकालें, इस रूट से वर्क डन निकालें, तो सभी में वर्क डन क्या आएगा, सेम। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन किस पर ना डिपेंड करे, पाथ पर ना डिपेंड करे। तो दोज फोर्सेस विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम के चेंज होने से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। एक बात और कि जो कूलॉम्स लॉ है बच्चों ना, वह कूलॉम्स लॉ जो होता है इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो एयर में लगता है। जब दो चार्ज कहाँ रखे हों, एयर में, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह मैक्सिमम होता है। इसके अलावा आप जो भी मीडियम चेंज करेंगे, हर मीडियम में जो है इसकी वैल्यू जो है वह कम होगी, मतलब एयर के कंपैरिजन में अदर मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो आपसे यदि जनरली को पूछ दिया जाए कि यदि चार्ज को जो है सेम टाइप के चार्ज को सेम डिस्टेंस पर दूसरे मीडियम में रखा जाए तो क्या होगा, तो आप बस बोलेंगे कि उसका जो फोर्स होगा, उनके बीच का जो फोर्स होगा वो घटता है, डिक्रीज कर जाता है। और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है, एयर में। यदि दो चार्ज एयर में है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बच्चों जैसे इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा। अब हम बात करें कि यदि इन दोनों चार्जों को 1 कूलॉम ले लें और इनके बीच का डिस्टेंस यदि 1 मीटर ले लें, ठीक है। जैसे ये दोनों चार्ज हम लिए थे, ये दोनों चार्ज 1 कूलॉम का ले लें, 1 कूलॉम चार्ज यहाँ ले लें और एक 1 कूलॉम चार्ज यहाँ ले लें, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लें, 1 मीटर ले लें। यानी हम बोल रहे हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलॉम और R इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा, इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। दोनों इक्वल बराबर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। आगे हम वेक्टर लॉ में समझेंगे इसका, कूलॉम्स का जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा फोर्स कितना किसके ऊपर लगाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन के बारे में हम वेक्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो F होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। Q1 Q2 कितना है, 1 कूलॉम × 1 कूलॉम, ठीक है। और ये 9 × 10 की पावर 9 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर ना, और इंटू Q1 1 कूलॉम × 1 कूलॉम डिवाइडेड बाई R यानी 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर, यही आएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, कूलॉम से कूलॉम कट गया बच्चों। तो ये कितना आ गया, F इज इक्वल टू आ गया आपका 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। यानी दो चार्ज 1 कूलॉम के दो चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वह 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होता है। यह बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। ये 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, ये बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि 1 कूलॉम के दो चार्ज को कितना डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच का फोर्स 9 × 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 9 बच्चों ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इतना फोर्स लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, ठीक है।
तो आई होप आपको जो है कूलाम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। और कूलाम्स लॉ में जो चीज़ें बची इसका एप्लीकेशन, इसका वेक्टर फॉर्म और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो आईआईटी नीट और जेईई एडवांस में मेंस में पूछे जाते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों ना, इसको हम ना कल क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको जो है ये इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है ना, वो बोर्ड में नहीं आते हैं, वो आते हैं आपके आईआईटी या नीट में आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और कल हम इसका पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म और इसके एप्लीकेशन बताएंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।